आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज साथियों आपके लिए लेके आए हैं हम लोग 61 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को। ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। हमारा जो टारगेट है हमने आपको बताया था 2350 से एबव आपको सभी प्रश्न कराने हैं। जो आपका सितंबर और अक्टूबर स्टार्टिंग में आपकी जो भी परीक्षा होने वाली है सीटेट की हमारी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए हम यहाँ लेके आए हैं। तो आपको अच्छे से एक बार तो देखना है, पढ़ना है और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपको डिस्क्राइब भी कराएंगे ताकि आपको एक एक चीज़ की अच्छे से जानकारी हो जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात लेके बैठते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को लेके आए हम लोग। निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है? निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है? साथियों ध्यान से पहले एक चीज़ देखनी है आपको कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको क्या आंसर देना है। तो जैविक उर्वरक की बात करते हैं। जैविक उर्वरक हमारे कौन कौन से होते हैं? तो देखिए कौन से हो सकते हैं। सबसे देखिए ध्यान रखना आपको कि राइजोबियम हो सकता है, एजोटोबैक्टर हो सकता है, सहजीवी संबंध हो सकता है, या उपरोक्त सभी हो सकते हैं। देखिए जो जैविक उर्वरक होते हैं, जैविक उर्वरक हमारे ये तीनों ही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो जैविक उर्वरक होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। हमारे तीनों होते हैं, हमारे राइजोबियम भी होते हैं, एटोजोबैक्टर भी होते हैं और सहजीवी संबंध भी होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? भाई जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? ये किफ़ायती होती है, ये कम समय लेती है, इनमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है, ये उपरोक्त सभी। भैया देखिए जैविक खेती की बात चल रही है, ठीक है। ऊपर कौन सा था हमारा? ऊपर हमारी बात चल रही थी हमारी जैविक उर्वरक की, ठीक है। यहाँ जैविक खेती की बात चल रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये मत करना जल्दी से हाँ उपरोक्त सभी लेगा तो आप जल्दी से टिक मार के आ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये किफ़ायती होती है, ये कम समय लेती है, इसमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा कहलाएगा? हमारा ये किफ़ायती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ज़रा फिर से देखिए। मोबाइल फ़ोन में उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है। बताइए कौन सा होता है? तो इसके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कॉपर होता है, ठीक है। ई कचरे में कौन सा होता है? कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तकें साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? पर्यावरण की बात चल रही है, ध्यान से देखना। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? भाई बताइए कौन लेखक थे इसके? तो इसके जो लेखक थे हमारे थे रसेल कार्सन। कौन थे? रसेल कार्सन। और इनके लिए और इस समय जो इनकी जो प्रकाशित हुई थी, जो पुस्तक हुई थी, वो हुई थी हमारी 27 सितंबर 1962। कब हुई थी? 1962 में इनकी जो ये पुस्तक थी ये लॉन्च हुई थी, प्रकाशित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? भैया ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है जो आपको क्वेश्चन का मेन मेथड होता है। ग्रह पिंड उल्टा हरित ग्रह, ठीक है। उल्टा हरित ग्रह प्रभाव की बात चल रही है। अब देखिए मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति या टाइटन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। कौन सा है ये? टाइटन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। जो टाइटन है वह शनि का, ठीक है, शनि का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको अलग से हम लोग इंडिकेट करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं हम लोग। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? भाई खाद्य श्रृंखला की बात चल रही है, तो देखिए ध्यान से पढ़िए। और किसका पिरामिड उल्टा होता है?
ग्रासलैंड का होता है, तालाबी खाद्य का होता है, परजीवी का होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। बताइए किसका होता है? तो किसका होता है? परजीवी खाद्य श्रृंखला का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परजीवी। ठीक है, परजीवी का। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, कार्बन लेवी क्या है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न आपके लिए हम लेके आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कार्बन लेवी क्या है? जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। ठीक है, यहाँ पे टैक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन लेवी क्या है? कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं हम लोग, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? भैया बताइए कितना % भाग क्षेत्रों में आता है? 4%, 5%, 6% या 7%? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना होता है? 5% आता है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है? वो 5% होता है। चैनल को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? क्या हुआ है? साबित हुआ है। भाई साबित क्या हुआ है? ज़्यादा देखें, आर्चिस हाइपोगोया, पुंगमिया पिनाटा, ब्यूटिया मोनस्पना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुंगमिया पिनाटा। ठीक है, देखिए इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, इससे जैविक तेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जैविक तेल। ये बात आपको अलग से नोट कर लीजिएगा, जैविक तेल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पुंगमिया पिनाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, समुद्र रिजर्व, पारिस्थितिकी संवेदनशीलता क्षेत्र, जीवन मंडल रिजर्व, वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है? भैया कौन सा तय किया गया है? जरा देखिए इसका। देखिए पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र तो नहीं और जीव मंडल रिजर्व भी नहीं, तो इसका जो महत्वपूर्ण आंसर कौन सा कहलाएगा? हमारा समुदाय रिजर्व। ठीक है, इसको, ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इनके साथ साथ आपको सभी जो विकल्प दे रखे होते हैं उनकी जब तक आपको महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होगी, जब तक आप अन्य जो विकल्प होते हैं उनको आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये इसका हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कभी नहीं भूलना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं आप। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, जलवायु लचीली कृषि पर राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर योजना में क्या शामिल है? भाई बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 71 की बात चल रहे हैं, तो ऑप्शंस नंबर हम लोग यहाँ पे देखिए, जलवायु लचीली कृषि पर राष्ट्रीय पहल से मतलब नहीं है, लेकिन इससे बहुत मतलब है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जलवायु परिवर्तन की योजना में क्या शामिल है? हमारा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये मत देखिए, मैंने फिर आपको बताया था कभी कभी लिखा होता है दोनों, तो जल्दी से दोनों टिक कर देते हैं, तो क्वेश्चंस को जब तक आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं, आप उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे। आईची टारगेट किससे संबंधित है? भाई ये बताइए, आईची टारगेट बहुत अच्छे से नाम अपने, मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी उसमें भी आपका ये प्रश्न पूछा गया था घुमा फिरा के। तो आईची टारगेट हमारा है नगोया प्रोटोकॉल से। किससे है? नगोया प्रोटोकॉल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि आपके लिए और भी मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कराते रहें। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है, इनमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया का अंतिम उत्पादन है? देखिए कौन सा अंतिम उत्पादन है इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिप्सम। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा के ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया अंतिम उत्पाद कौन सा है? हमारा जिप्सम है।
साथ में आपको एक चीज़ और बता दें इसके बारे में, ये जो जिप्सम होता है, जो होता है चूने के जिप्सम में, मतलब जो चूना होता है ना, वो चूने को किस में बदलती है, जिप्सम में बदलती है, और जिसमें ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अम्लीय वसा में सल्फर डाइऑक्साइड तो होती है, आपको मालूम ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में है? बहुत ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। ठीक है, ज़रा ध्यान से इसको कर लीजिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। तो देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए कौन सा हमारा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य 3 प्रदेशों में है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 75 पे आते हैं हम लोग। जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए। मिनामाता, इताई इताई, कौन कौन से है भाई? अब आप सोचेंगे कैसे नाम है भाई, जापान की बात चल रही है तो जापान के चले, जापान की लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है। अब जापान की लैंग्वेज में हिंदी में लिखा है, तो कौन कौन सा है? मिनामाता, इताई इताई, भाई ऐसे तो बोलते हैं। आपने देखो जापानी जब किसी इंटरव्यू सुनो आप, इन बीमारी को फैलने में 2 वजह कौन सी हैं भैया? 2 वजह बता दीजिए। तो 2 वजह जल्दी से बताइए, आपको अगर मालूम हो तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर, पारा कैडमियम। ठीक है, बीमारी पर ध्यान देना, इनकी वजह कौन सी? पारा और कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं हम लोग। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो बताइए भैया किस प्रदेश में है? असम में तो नहीं है, मणिपुर में भी नहीं है, मेघालय में नहीं है, किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, एपी भी बोल देते हैं उसको हम, लेकिन एपी इसलिए लिखते हैं पता लगे जो आंध्र प्रदेश पढ़ लें उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। किसकी बात चल रही है? जैव विविधता 2002 की बात चल रही है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़िए क्या है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार जैव विविधता धरोहर का विकास करेगी, स्वदेशी इलाज करने वाले वैद्य और हकीमों पर जैव विविधता क्षेत्रों में से संसाधनों का प्रयोग करने से पहले अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधनों से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ऑप्शंस हमें इसमें चेक करना है, तो सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन इसमें आपको कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर जो देखिए राष्ट्रीय, जो ऑप्शन नंबर आपको C3 दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधनों को संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है इस लाइन में, पॉइंट टू पॉइंट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि केवल 3 की बात कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए कि जल्दी से उपयोग सभी लगाए, तो बहुत जल्दी लगा दिया और कह रहे थे हमारा ठीक हो गया, घर पे आके चेक करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होता है। 78 पे आते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई? वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? भाई बताइए कितनी हो सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, प्रश्न में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 55 डेसिबल कितना होता है? 55 डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बालगिरी रंगा मंदिर वन्याभ्यारण्य किस प्रदेश में है? किसमें प्रदेश में भाई बताइए, किसमें है ये? कर्नाटक में है। ठीक है, बिलीगिरी रंगा मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक
पिरामिड केंद्र में व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक की बात कर रहे हैं। ग्रासलैंड पर की बात चल रहे हैं, तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, या परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं, या वन पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वन पारिस्थितिकी तंत्र की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पारिस्थितिकी पिरामिड के व्यापक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वन पारिस्थितिकी तंत्र के व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। देखिए भैया ध्यान दे दीजिए, क्या कह रहे हैं, वन्य जीव क्षेत्रों, रिजर्व और प्रोटेक्ट क्षेत्रों में मनुष्य का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। वन्य जीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं होती। बताइए इसमें कौन सा कथन बिल्कुल सही होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन आपको दे रखा है, जो मैं टिक किया है कि जो फर्स्ट वाला है, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि वन्य जीव क्षेत्रों, रिजर्व, प्रोटेक्ट क्षेत्रों में मनुष्य का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि वन्य जीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल ए की बात चल रही है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक वन्य जीव की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण, देखिए भैया पहला ओजोन संरक्षण की बात चल रही है, तो पहला जो सम्मेलन हुआ था, पहले देखिए जो कहाँ पे था, पहले वियना में था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें आपको बता देते हैं कि पहला सम्मेलन हमारा जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रिया की नहीं, ऑस्ट्रिया की है। कब, 1985। ठीक है, 1985 में ये पहला सम्मेलन हुआ था, वियना में हुआ था। ठीक है, और ये जो लागू हुआ था, ये हुआ था 196 देशों में। कितना, 196 देशों में ये लागू हुआ था। तो ये अलग से महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दिए जाते हैं, ताकि इसको आप कहीं ना कहीं नोट करके रख लें, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना, ये स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप। किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई। भाई बताइए, 1932 की बात चल रही है, जंगलों की पहली बाघों की जनगणना हुई है। तो पहली जनगणना हमारी कब हुई थी, पलामू में। किस में हुई थी, पलामू में हुई थी। और देखिए ये पलामू के जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, पलामू में जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार की जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं हम लोग। पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ है। पिट्टी पक्षी अभयारण्य, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने लिए जा रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तमिलनाडु में है, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, या फिर लक्षद्वीप में है। बताइए कौन सा इसमें बिल्कुल ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, लक्षद्वीप में। किस में होगा, लक्षद्वीप में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। भैया बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और कभी कभी बच्चे ये भी गलत कराते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में इस चीज़ को गलत कर देते हैं। तो विश्व जल दिवस की बात चल रही है, तो जल हमारा होता है 22 मार्च को। अब अगर कोई याद रखना हो, कोई भूल जाओ, तो ऐसे रखना कि देखिए अक्सर जो होती हमारी जो होली होती है वो मार्च में होती है। ठीक है, मार्च में होली होती है, और मार्च के महीने में जब होली खेलोगे तो पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इसी ध्यान रखना, जो जल दिवस होता है वो कब होता है, मार्च में होता है। कब होता है, 22 मार्च। और ख़ासकर जो डेट होती है ये इसी के आसपास ही होती है। ठीक है, और इस बार जो हमारी 22 मार्च बहुत खतरनाक 22 मार्च रही है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो कोरोना की शुरुआत हमारी यहीं से स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, 87 प्रश्न पर आते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है। बताइए भैया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कहीं भी जाने मत दीजिएगा। परीक्षा में कहीं से भी पूछा जाए, आपको तुरंत उसका क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केरल की बात चलेगी, और केरल में कौन से ज़िले में है, तो ज़िले आपको ध्यान रखना है कि पालक्कड़। ठीक है, पालक्कड़ ज़िले की बात चल रही है। ठीक है, केरल के पालक्कड़ ज़िले की बात चल रही है। और आपने सुना होगा जो नीलगिरी पहाड़ में है, कहाँ पे जी, नीलगिरी पहाड़ में, नीलगिरी पहाड़ में। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट आपको अलग से याद रख लीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी आपके माइंड स्लिप ना हो।
परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में है? तो बताइए। 88 का हमारा प्रश्न नंबर अभी आपने बताया था, तो केरल इज़ द राइट आंसर। तो देखिए ज़्यादा हमारा अभी जब मत पूछिएगा कि इसका भी जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहाँ पे, केरल में है, और परम्बिकुलम वन्य अभयारण्य कहाँ पर है, ये भी हमारा केरल में, ठीक है। और एक चीज़ में और ध्यान रखना है आपको, ये 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 89 पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, IUCN द्वारा जारी खतरे में प्रजातियों की निम्नलिखित लिस्ट पर ध्यान देना है। और ये जो लिस्ट है, इनमें से खतरे के बढ़ते क्रम में प्रजाति को रखा जाए तो किस प्रकार होगा? देखिए पहले हम बता दें आपको बारे में कि आप देख रहे हैं यहाँ पे VU लिखा है, EN लिखा है, CR लिखा है या EW लिखा है। तो यहाँ पे जो VU है इसका मतलब हमारा वल्नरेबल लिखा है, EN हमारा होता है इंडेंजर्ड होता है, CR होता है हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एंड हमारा जो EW है वो हमारा है एग्जिस्ट इन द विल्ड, ठीक है। अब आपको इसके हिंदी बताने इसके बारे में, जो VU है सॉरी, ये इसका मतलब होता है चपेट में। किसका मतलब होता है इसका? चपेट में, ठीक है, चपेट में। EN का मतलब आपका होता है खतरे में। किस में होता है? खतरे में। CR का मतलब होता है गंभीर खतरे में, ठीक है, गंभीर खतरे में। एंड EW का जो मतलब है वह है जंगल से विलुप्त, ठीक है, जंगल से विलुप्त, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब पूछ रहे हैं इसको सीरीज में बढ़ाना आपको, ठीक है। तो इसकी सीरीज देखिए तो हमने बिल्कुल ठीक है, इसकी सीरीज आपको बिल्कुल करेक्शन नहीं करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात है, जो सीरीज हमारा ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। इसकी सीरीज बिल्कुल ठीक लगी हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, पहले चपेट में है, फिर खतरे में है, फिर गंभीर खतरे में है, क्योंकि जंगल से ये विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रजाति की बात की गई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको कन्फ्यूजन अब बिल्कुल नहीं होता है, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पता लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल टाइमिंग इनिशिएटिव शुरू करने का सक्रिय रुचि ली? भाई किसने ली थी? तो हम सबको मालूम है इसकी जो रुचि ली थी, किसने ली थी? वर्ल्ड बैंक ने। किसने ली थी? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में। बेल आइकन बिल्कुल न भूलें, ताकि आपके लिए हम ऐसी मॉक टेस्ट लाते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।